मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरस्वती शिशु मंदिर ताड़ी खेत में स्कूली छात्रों से संवाद करते हुए 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर देश की बागडोर आज के बच्चों के हाथों में होगी। ये कहा उन्होंने अनुशासन, समय पालन, पौष्टिक आहार, खेलकूद और आत्मनिर्भर बनने का महत्व भी बताया। गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर बच्चों को शिक्षा, लक्ष्य निर्धारण, अच्छे नागरिक बनने और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अपनी भाषा, बोली और संस्कृति पर गर्व करने का संदेश दिया और कहा कि मेहनत, ईमानदारी और बड़े सपने देखने से उत्तराखंड और देश का भविष्य उज्जवल होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के पोखरी क्षेत्र में हुए भालू हमले को गंभीरता से लेते हुए घायल छात्र से फोन पर बातचीत कर उसका हालचाल जाना और हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने भालू से बच्चों की जान बचाने वाली साहसी छात्राओं दिव्या और दीपिका से भी बात करके उनकी बहादुरी की सराहना करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ में मजबूती से खड़ी है और उपचार और सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन और वन विभागों को प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, स्कूलों और आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि बच्चों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाँ नमस्ते। कैसे हो आरब? ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी? चलो बेटा, बहुत अच्छा। नहीं लगी ना? चलो बेटा, बहुत अच्छा। और आंख में लगी है? कोई बात नहीं, हम लोग उसका इलाज करवाते हैं, है ना। बहुत बेटा, बहुत अच्छा। आप लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया, सब लोगों ने। तो इसका मेरी तरफ से बहुत आपको शाबाशी है, बहुत, है ना। और हाँ, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, बातचीत भी करी है हमने, सब रिपोर्ट भी मांगी है। तो बेटा चलो, अपना ध्यान रखना। मम्मी पापा है पास में? अच्छा, मम्मी है। चलो बात करवाओ, नानी से करवा दो। हाँ प्रणाम। आप ठीक हैं? नहीं, वो हम लोग कर रहे हैं। मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी अनुरोध किया है, जो भारत सरकार के इसमें वन विभाग के नियम हैं, हमने कहा भी किसी में। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, करते हैं हम जी। नहीं ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, अपना ध्यान रखना। बहुत अच्छा बेटा, फिर मैं कभी मिलता हूँ, है ना। और अपने घर में अपने मम्मी पापा को भी, सबको मेरी तरफ से, उनको भी मेरी नमस्ते बोलना, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, चलो घबराना नहीं है। अच्छे से दवाई कर ली ना जो चोट लगी थी? अच्छा ठीक है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे खासकर अकेले स्कूल जाने वाले बच्चों को खतरा है। जिला प्रशासन ने कई जनपदों में स्कूल की समय सारणी बदल करके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। वन विभाग ने संभावित हमले वाले क्षेत्रों में पिंजरे भी लगा दिए, अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया है और प्रभागीय वन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, अधिकारियों को यहां पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जंगली जानवर यहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में पूरी सुरक्षा को देखते हुए यहां पर लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। के आसपास आ रहे हैं तो डेफिनेटली स्कूल भी उसी गांव के अंदर में आता है। अभी एक कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे पौड़ी में, ये एक नया पहल किया गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि स्कूल का टाइमिंग में स्लाइटली चेंज किया जाए, क्योंकि सुबह और शाम को जानवर का गतिविधि बढ़ जाता है। तो अगर उस टाइम में हमने टाइम को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया तो हो जाएगा। और इसके साथ जहाँ पर अति संवेदनशील एरिया है वहाँ पर डीओस को कहा गया है कि हमारे पास जो मैन पावर है उसको भी मोबिलाइज किया जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दून मेडिकल कॉलेज में वेतन भुगतान में देरी और खराब सफाई व्यवस्था को लेकर के चली हड़ताल के बाद में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाया। सचिव ने अस्पताल प्रबंधन और ठेका एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य संस्थानों में लापरवाही अस्वीकार्य है। इसके बाद वेतन भुगतान और सफाई व्यवस्था में तत्काल सुधार किए गए। उपनल कर्मचारियों के वेतन समय पर सुनिश्चित किए गए और ठेका फर्म को टेंडर शर्तों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। सचिव के हस्तक्षेप के बाद में अजमीरा फर्म के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त की और अस्पताल की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू हो गई है। ये शहर के केंद्र में एकदम खुला अस्पताल है, इसकी बाउंड्रियां तक निर्धारित नहीं है गेट पे, तो लोगों का अपना अस्पताल है। 100 साल से भी पुराना ये अस्पताल है, तो लोगों का यहाँ आना जाना लगातार बना रहता है। तो कई तरह की इसलिए समस्याएं आ जाती हैं। कई बार लोग एक साथ, कोई मरीज होता है उसके साथ 50 लोग घुस जाते हैं। तो बेसिकली शहर के बीचों बीच होना, जिला अस्पताल का मेडिकल कॉलेज बनना, बाउंड्री ठीक से निर्धारित न होना, ओपीडी का अलग होना, इमरजेंसी का अलग होना, इस तरह की समस्याएं हैं। इनका समाधान धीरे धीरे ही हो जाएगा, नई बिल्डिंग जब बन रही है। बैठक काफी सकारात्मक रही और सचिव साहब ने अच्छे से हमारी प्रॉब्लम को सुना और उसको उन्होंने सॉल्यूशन भी निकाला है। और हम जो है उपनल के लिए अलग से बजट के लिए मांग करेंगे और उसके बाद सचिव साहब के निर्देशों में इस पे आगे निर्णय लिया जाएगा और ये भी बोला गया कि वो लोग काम पे लौटें। बढ़ते हैं आगे। कांकेर के बड़े तेवड़ा गांव में एक सप्ताह पहले हुए बवाल के बाद में चर्च के लीडर महेंद्र बघेल ने आज शीतला मंदिर में हिंदू धर्म अपनाते हुए पूजा की और रामायण अंगीकार किया। बघेल की घर वापसी के दौरान सर्व समाज मौजूद रहा। कुछ दिनों पहले बड़े तेवड़ा और आमाबेड़ा गांव में ईसाई और आदिवासी समुदाय के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और कई लोग घायल हुए थे। महेंद्र बघेल ने बवाल में शामिल षड्यंत्रकर्ताओं के नाम बताए और आने वाले दिनों में अन्य लोगों की घर वापसी की संभावना भी जताई है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। हुआ तो हमारे लोगों ने मुझे छोड़कर भाग गए गांव से। कोई भी इस मुसीबत के समय किसी ने मुझे साथ नहीं दिया। तो मैंने गांव के एक हमारे जो गांव के मांझी परिवार का जो व्यक्ति है उससे मैंने फ़ोन में संपर्क किया कि ऐसे ऐसे बात है चाचा, मेरे लोग तो सब मेरे को छोड़ के भाग गए, मैं किधर भागूंगा। अब मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे आप लोगों के जो संस्कृति जो है पहले जो जिस मूल धर्म में था उसमें मैं रहना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे शामिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने यही बोला ठीक है, हम गांव में अभी बात करेंगे क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे यही पूछा क्या आप डर से वापिस हो रहे हैं या फिर किसी ने आपको दबाव डाला है। मैं बोला मैं अपनी सुरक्षा से अपने परिवार के साथ, अपनी जो पत्नी है, अपना जो बेटा है, उससे मैं सलाह मशवरा किया। तो मेरी पत्नी मेरा बेटा बोला कि अब कोई आपको साथ नहीं दे रहे हैं, जो आपके साथ खड़े होंगे बोले वो सब जब आपके सामने अब ये मुसीबत आया है खड़ा नहीं है, तो क्यों ना हम जिस समाज में पहले रहते थे वही में हम मूल में वापस आकर उनके साथ हम जुड़ेंगे कि हमारा सुरक्षा हो सके। आप लोग अगर अपने तरीके से छानबीन करें, जो प्रेस रिपोर्टर भाई लोग हैं उनके वर्डों को कैच किया जाए, वो क्या बोल रहे हैं, वो सिर्फ हमें फंसा रहे हैं, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, वो बोल। रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा में नाबालिग के साथ में दुष्कर्म करने का मामला देखने को मिला है। आरोप है कि इसे दबाने के लिए पैसे और दबाव का प्रयास भी किया गया। वार्ड पार्षद के पति मानवेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और आप देख सकते हैं कि इस मामले पर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। अगर अपने तरीके से छानबीन करें, जो प्रेस रिपोर्टर भाई लोग हैं उनके वर्डों को कैच किया जाए, वो क्या बोल रहे हैं, वो सिर्फ हमें फंसा रहे हैं, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आधा पैसा प्रशासन को दिया गया है, आधा पैसा लड़की के बाप को दिया गया है और पंचायत के दौरान मिस्टर मानवेंद्र, पार्षद पति और मुकेश और सुधांशु नाम है ना उनका, हाँ, ये 3 लोग बैठे थे। तो ये इनका नाम लेने का क्या फायदा जब वो बोल रहे हैं कि हमारे ये अशीत बाला और पूर्व पार्षद विकास मल्लिक,
और इनको सिर्फ अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, चुनावी लड़ाई में का ये जो है जो रंजिश जो बोलते हैं उसी को निकाल रहे हैं। एक दूसरा पक्ष था, उनका ये कहना था कि 26 तारीख को जो है विवाह पंडाल में विवाह था। 26 तारीख को मेरा खुद का जो है 18 जगह में शादी थी, मैं अलग अलग विवाह पंडाल में था। तो दो पक्षों में जो है दो व्यक्तियों के बीच में कोई लड़ाई हुआ था और यहाँ तक की लड़ाई इस मुद्दे तक पहुंच गया था कि उनका गिरेबान पकड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एआई वीडियो के खिलाफ देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई। वीडियो में उन्हें मुस्लिम हितैषी और जासूस बताकर गोली मारते दिखाया गया था, जिसे रावत और कांग्रेस नेताओं ने कड़ा आपत्तिजनक बताया। शिकायत देने के दौरान रावत भावुक दिखे और कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी मुर्दाबाद के नारे तक लगा डाले। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले भी उनके खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा फैला चुकी है। इस वीडियो पर कार्रवाई के लिए पुलिस और निर्वाचन आयोग से भी संपर्क करेंगे। बहुत ही दुष्ट प्रयास है और उत्तराखंड के राजनीतिक सौहार्द को और उत्तराखंड के सामाजिक परिवेश को नष्ट करने का प्रयास है भाजपा का। और जो इन्होंने पहले भी ये झूठ बोले, इन्होंने जुम्मे की नमाज का झूठ बोला। जुम्मा मतलब शुक्रवार की छुट्टी का। सारे राज्य के लोग जानते हैं कहीं किसी कार्यालय में छुट्टी नहीं हुई, लेकिन भाजपा ने छुट्टी कर दी और चुनाव का अपहरण कर लिया। और फिर अभी 2022 के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ बोला। कहीं कोई प्रमाण, किसी का कोई बयान कहीं अखबार में, पोर्टल में, यूट्यूब में, हमारे किसी चैनल में भाजपा नहीं दिखा पा रही है, लेकिन झूठ बोला। और उसके बाद अब फिर एक झूठ बोल रहे हैं और इस बार उन्होंने गंभीर झूठ बोला है। मुझे बांग्लादेश में दीपू चंद की निर्मम हत्या के विरोध में रुद्रपुर में जन आक्रोश देखने को मिला। जगतपुरा मुखर्जी नगर वार्ड नंबर 5 स्थित ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में समाजसेवी अर्जुन विश्वास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंक कर घटना की कड़ी निंदा की। तस्वीरें आप देख लीजिए। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार बेहद चिंताजनक है और इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करती है। प्रदर्शनकारियों ने हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भारत सरकार से भी कूटनीतिक लेवल पर हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की। प्रदर्शन में नारायण मंडल, सपन शाना, कृष्णा पद, श्याम रंग सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर किस तरह से पुतला फूंक करके प्रदर्शन किया जाता है और न्याय की गुहार यहाँ पर लगातार की जाती है। दीपू चंद की हत्या से यहाँ पर गुस्सा फैला हुआ है। इतना बड़ा एक दुर्घटना जो बांग्लादेश का मुसलमानों ने किया है और उनको सरियाम पीट कर, चप्पलों से, जूता से और उनको बेरहमी से मारकर उसको पेड़ में टांग कर उसको जला दिया गया। ये इंसानियत का रूप नहीं है, ये बेईमान का रूप है। ये जानवर जो बांग्लादेश का जानवर है, इनको सबक सिखाने के लिए आज हमने पुतला दहन किया और आने वाला दिन में बांग्लादेश सरकार को हम इसके बावजूद भी अगर नहीं माना तो हम बॉर्डर तोड़ के जाके हम बांग्लादेश को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या मानते हैं सरकार इसके कदम क्यों उठा रहा है? देखिए, मैं देश का प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि आप मौन क्यों हो। आप हमारे बांग्लादेश में ऐसा कोई सबक सिखाइए ताकि बांग्लादेश के मुस्लिम और जो ये घुसपैठिया ये अपने बाज पे आए, और नहीं तो हमारा देश का हिंदू अगर जाग गया तो बांग्लादेश का बॉर्डर तोड़ के फिर मैं कह रहा हूँ कि उनको मारने का काम करेंगे। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो गई है। वीआईपी नाम को लेकर के उठे गए सवालों के बाद में मामला सुर्खियों में लौट आया है। विपक्ष ने जांच की पारदर्शिता, घटनास्थल पर कार्रवाई और सबूत संरक्षण पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रभावशाली लोगों की कथित भूमिका और जांच की दिशा पर उठ रही
आशंकाओं ने मामले को संवेदनशील बना दिया है, जिससे सरकार पर जवाबदेही का दबाव यहां पर बढ़ गया है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर सुर्खियों में। सवाल पूरी जनता, अंकिता के माता पिता, पूरी कांग्रेस पार्टी शुरू से करी थी कि वो वीआईपी कौन है। और आज क्योंकि भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी की जो पत्नी है परमिला राठौर, उन्होंने लगातार दुष्यंत कुमार जी के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने बोला है कि वो गट्टू जो जिनका नाम और दुष्यंत कुमार बता रही है वो वहाँ पे मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये बहुत बड़ा बयान है। और अगर इस तरीके से भाजपा के नेता अंकिता के हत्याकांड में शामिल है तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जो शुरू से मांग थी और इस प्रदेश के माता बहनों भाइयों की जो मांग थी कि सीबीआई जांच की जाए इस मुद्दे पर, वो होनी चाहिए। क्योंकि अंकिता भंडारी हमारे प्रदेश की बेटी थी, पहाड़ की बेटी थी, उसका यौन शोषण की कोशिश करके उसकी हत्या हो गई। और अभी तक ये सवाल सबके मन में था कि रातों रात बुलडोजर क्यों चला है, वो वीआईपी कौन है जिसका नाम। उत्तराखंड के औली में जनवरी 2026 में प्रस्तावित नेशनल विंटर गेम्स को लेकर के चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि दिसंबर का अधिकांश समय बीत जाने के बावजूद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है। औली देश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला आउटडोर स्कीइंग स्थल है और इसे FIS से मान्यता भी प्राप्त है, लेकिन पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अभी तक इस आयोजन के लिए कोई ठोस तैयारी नहीं की है। मौसम विभाग ने भी संकेत दिए कि जनवरी फरवरी में बर्फबारी सामान्य से कम हो सकती है, जबकि औली में मौजूद आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन 2018 से बंद पड़ी है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर समय रहते ये सिस्टम चालू किया जाता तो न केवल गेम्स कराए जा सकते थे, बल्कि न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान पर्यटन को भी फायदा मिलता। विभागीय उदासीनता और मौसम की अनिश्चितता ने आयोजन और राज्य की पर्यटन छवि पर सवाल खड़े किए हैं। बड़े हर्ष की बात है कि उत्तराखंड को एक बार फिर औली में शीतकालीन खेलों की जिम्मेदारी मिली है, जो कि विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड जो कि 1979 से लगातार औली में स्कीइंग का आयोजन करते आ रही है। और जो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स हमारे द्वारा औली में आयोजित किए गए हैं, जिसमें पर्यटन विभाग का उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी, मैं अजय भट्ट, औली विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का सदस्य हूँ। हमें आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि औली में हमारे पास आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम है, जो लगभग 2018 से बंद है। अगर हम उस सिस्टम को अगर आजकल चलाते हैं तो हमें बहुत अच्छा आर्टिफिशियल स्नो मिलता, और जिसमें कि अभी पूरे हिमालय में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं ये विंटर गेम्स तो जनवरी में एंड में शायद होने हैं, तो वहाँ देखिए जो हमारा इसके लिए जो सीजनल फोरकास्ट है यूज हो सकता है। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शामिल करने की तैयारियां शुरू की है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में गीता के चयनित श्लोक और उनके भावार्थ पढ़ाए जाएंगे, ताकि छात्रों में नैतिक मूल्य, कर्तव्य बोध, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास हो। शिक्षा विभाग ने बताया कि पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया जाएगा कि छात्रों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और इसे जीवन उपयोगी शिक्षा के रूप में समझा भी जा सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसे देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे बच्चों का बौद्धिक और नैतिक विकास होगा और ये पहल अन्य राज्यों के लिए उदाहरण भी बनेगी। सरकार का ये कदम शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है। गीता के पाठ की बात कर रहे, रामायण है, गीता है, महाभारत है, जितने भी ये ग्रंथ हैं इनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सही समय पर सही फैसला सरकार ने लिया है और निश्चित ही इससे हमारे समाज में एक नव चेतना आएगी, नई जागृति आएगी। इसका मैं स्वागत करता हूँ। रुद्रपुर में बांग्लादेश में दीपू चंद की निर्मम हत्या के विरोध में ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की, पुतला फूका और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता परिमल राय, सुब्रत विश्वास, अभिमन्यु साना,
पार्षद शुभम दास और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक भी मौजूद रहे और हत्या की कड़ी निंदा की। तो दीपू चंद हत्या के विरोध में यहां पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। विगत 2-3 दिन पहले बांग्लादेश में जो विभत्स घटना हुई है, दीपू चंद्र दास 25 वर्षीय एक युवा को पेड़ के साथ बांध करके उसको जिंदा जला दिया है। इससे विभत्स घटना हो ही नहीं सकती है। उसके खिलाफ हम लोग यूनुस सरकार के खिलाफ, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आज मोहम्मद यूनुस का ये पुतला फूके हैं। बहुत दुखद घटना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रुक नहीं रहा और लगातार ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और ये अत्याचार रुकना चाहिए। मोहम्मद यूनुस सरकार जो है कि कैसे शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, कैसे शांति नोबेल पुरस्कार मिला है कि हिंदुओं का दमन करके वहाँ अल्पसंख्यक आज भी खतरे में है बांग्लादेश में। और भारत सरकार के, मोदी सरकार को समझना पड़ेगा, जो 56 इंच की सीना कहते हैं, इंदिरा गांधी की तरह अपनी ताकत दिखाए, जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाए थे। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो घटना हो रही है बहुत निंदनीय है, बहुत अशोभनीय है। ये हमारे बंगाली हिंदू भाई के साथ ही क्यों हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई। लोहाघाट में आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह और उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश मनोज तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, वीरों और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया और उनकी वीरता को नमन किया गया। न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने वीर परिवार सहायता योजना के तहत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तुरंत समाधान की व्यवस्था की जानकारी दी। कार्यक्रम में पीएलबी पदों में पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों के लिए 25% आरक्षण की घोषणा भी की गई। सरस्वती शिशु मंदिर पाटन के बाल कलाकारों की देशभक्ति प्रस्तुतियों ने सभी को भाव विभोर किया और कार्यक्रम के अंत में स्मृति स्वरूप पौधारोपण भी किया गया। तो हम चाहते हैं कि जितने भी, कहीं भी, सारे ये हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा संख्या है काफ़ी और ऐतिहासिक आपको बहुत भूमिका है। हम चाहते हैं, हम सोचते हम क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे आपने बताया, जो हम उसमें हल करने में सहयोग दे सकें। ये जो स्कीम जो है सिर्फ आर्मी के लिए नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी लागू है। इसका जो आयोजन है वो नालसा की एक वीर परिवार सहायता योजना है 2025 की, उस पर आधारित था, जिसमें जो फौजी भाई हैं, जो सेवानिवृत्त हमारे सैनिक भाई हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी जी ने प्रतिभाग किया और सैनिकों की समस्याओं को सुना, उनका प्रभावी तरीके से निराकरण करने के लिए निर्देश जारी किए। कार्यक्रम बहुत ही मेरी नज़रों में बहुत ही सक्सेसफुल रहा और जो माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सिंह साहब और तिवारी साहब हाईकोर्ट नैनीताल का है, इनका हार्दिक स्वागत हमने किया और हार्दिक दिल से इन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने काफ़ी अपना टाइम दिया। और मैं भी अपने सारे पूर्व सैनिकों, आईटीबीपी और इन सबको धन्यवाद देता हूं कि वो लोग इतनी दूर से यहाँ पे आए, उनको अपनी समस्या, न्यायिक समस्या के बारे में उनको अवगत। केंद्र सरकार ने हिमालयी राज्यों के लिए ग्रामीण विकास योजना को नई दिशा दी है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के लिए फंडिंग अनुपात 90-10 तय किया गया है। योजना में आपदा जोखिम कम करने के लिए रिटेनिंग वॉल और फॉरेस्ट फायर से जुड़े काम, कृषि काल में 60 दिन कोई योजना कार्य न करने का प्रावधान और जल जीवन मिशन के रिपेयर मेंटेनेंस शामिल है। उल्लंघन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा और इसका उद्देश्य 2047 तक समृद्ध और सशक्त ग्रामीण भारत की मजबूत नींव तैयार करना है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से संबंधित उनका जो व्यक्तित्व रहा है, जो उनका कृतित्व रहा है, उसमें एक संगोष्ठी की जाएगी, प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी और उनके जो कवि हृदय रहे हैं, कविता पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें
बच्चों के द्वारा जो है उसमें नृत्य नाटिका, उनकी कविताओं पर आधारित नृत्य नाटिका रखी जाएगी। साथ ही में उनके समकालीन जो लोग जो महान अनुभव रहे हैं उनके संस्मरण भी यहाँ पर सुनाए जाएंगे और उनको सम्मानित भी किया जाएगा। साथ में क्योंकि अटल वन जो इस प्रकार से एक योजना जो सरकार के माध्यम से बनी है, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि करते हुए जो अटल वन हमारे जो बने हैं, अटल पार्क जो हमारे बने हैं, ऐसे ही जो जिन लोगों ने वृक्षारोपण से संबंधित पर्यावरण को संरक्षित करने का काम किया है, ऐसी संस्थाओं को भी हम सम्मानित करने का भी यहाँ पर हमारी